मैं हूं श्रद्धा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी डेफिनेशंस जो कि सीआरपीसी में है, कुछ ऐसे शब्द जो कि हम डेली किसी न्यूज़पेपर में या किसी केस में हम सुनते हैं, बुक्स में भी आ जाती हैं। लेकिन क्या होता है, सीआरपीसी एक प्रोसीजरल एक्ट है जिसको देखते ही सबसे पहले बच्चे डर जाते हैं कि ये इतना हिमंगस, ऐसा मैमथ एलिफेंट एक्ट हम कंप्लीट करेंगे कैसे। तो इस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप बेबी स्टेप्स लेंगे और उन बेबी स्टेप्स में सबसे पहले हमारे पास आता है दैट हाउ certain words they have certain meanings and how to use those words. उनका अर्थ क्या है, उनका मीनिंग जो होगा वो किस रेस्पेक्ट में उन्हें यूटिलाइज किया जाता है, और इतने कॉमन वर्ड्स जो पूरी सीआरपीसी में बार बार रिपीटेडली हमने देखे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं उन्हीं वर्ड्स एंड डेफिनेशंस के साथ में आज का हमारा ये सेशन। सीआरपीसी में जो आपका सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 2 डील करता है डेफिनेशन क्लॉज से, और इस डेफिनेशन क्लॉज में आपको कई सारी ऐसी डेफिनेशंस मिलेंगी जो उन्हीं वर्ड्स की है जो कंप्लीट बेयर एक्ट में यूज करी गई है। मोस्टली जो किसी भी एक्ट का जब आप सेक्शन नंबर 2 देखते हैं, मोस्टली यही देखा गया है कि उसमें डेफिनेशंस ही होती हैं। यहाँ पे डेफिनेशन याद करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स इसलिए नहीं डालने पड़ेंगे क्योंकि सारी डेफिनेशंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, यानी बी सी डी ए इस तरह से ABCD के बाद में। ऐसा नहीं है कि पहले आपने C से कोई आ गई है फिर बाद में अचानक से I पे आ जाओगे और फिर वापस D पे आओगे। एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। इससे क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होने से आपको ये जो आगे वाले वर्ड्स हैं कि सेक्शन का क्लॉज कौन सा है, ये याद रहने में इजी हो जाता है, वो याद रखने के लिए। ठीक है, तो पहला जो हम आज डेफिनेशन क्लॉज में डिस्कस करने वाले हैं, पहला वर्ड है आपका बेलेबल ऑफेंस। अब बेल जो होती है, बेल का मतलब क्या है, जेल से आपको कोई बॉन्ड भरवा के छोड़ा जाना। तो बेलेबल ऑफेंस कौन सा होगा, ऐसे सभी अपराध जिनमें बेल ली जा सकती है। बेलेबल ऑफेंस कौन सा हुआ, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर नॉट डिफाइंड इन सीआरपीसी, रादर ऑफेंसेस आर बेलेबल और नॉन बेलेबल डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट शेड्यूल। सीआरपीसी में आपके पास 2 शेड्यूल्स हैं। पहला शेड्यूल तो आपको ये बताता है, पहले शेड्यूल में देखो ये है आपका फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया है, सेक्शन नंबर बताया गया है, ऑफेंस बताया गया है, पनिशमेंट बताया गया है। ये सब किसके बारे में, ये सब आईपीसी का सेक्शन, उस सेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस कौन सा हुआ। जैसे कि अगर 379 दे रखा है तो उसके साथ में क्या आएगा, थेफ्ट। तो सेक्शन 379 ऑफेंस कौन सा हो गया, थेफ्ट। और फिर उसके पनिशमेंट कितनी है, 3 इयर्स। फिर उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने बताया क्या वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल क्या होता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये सब डेफिनेशंस हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, बेलेबल और नॉन बेलेबल। एंड लास्टली ट्रायबल बाय विच कोर्ट, तो ट्रायल कोर्ट्स आपकी JMFC और सेशंस, ये 2 कोर्ट्स होती हैं जिनके पास में ट्रायल होता है। तो ये जो ट्रायल है, इसमें सबसे पहले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, 190 में कॉग्निजेंस तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही लेता है, संज्ञान लिया जाना किसी मामले का। और जो ऑफेंस है वो बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो,
कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो और ट्रायल किसके द्वारा लिया जाएगा, ये सब कुछ फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है। तो आईपीसी के सेक्शंस को देखने के बाद में आपको अपने आप से नहीं सोचना है कि इसका ट्रायल कौन लेगा या बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये सबको फर्स्ट शेड्यूल ने सॉर्ट आउट करके दे रखा है। आईपीसी के सारे सेक्शंस को इंक्लूड करके उसमें ये सॉर्टेड वे में ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जब डेफिनेशन क्लॉज आप 2A पढ़ते हैं, 2A में बता रखा है बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होंगे, जो फर्स्ट शेड्यूल में या फिर किसी दूसरे लॉ में बेलेबल नॉन बेलेबल अगर बता रखा है तो दूसरा शेड्यूल कौन सा होगा जिसने उन्हें बेलेबल या नॉन बेलेबल, दूसरा एक्ट कौन सा होगा, जैसे आप पॉक्सो पढ़ते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ते हैं, वहां पे भी उनके सारे ऑफेंसेस के साथ में उन्होंने बता रखा है कि वह संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा, क्या वह उसमें बेल दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो ये तो हुआ फर्स्ट शेड्यूल जिसने बेलेबल नॉन बेलेबल बताया, और अनविधि यानी एनी अदर लॉ ऑल्सो जिसने उसको बेलेबल और नॉन बेलेबल बताया है। यहाँ पे जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध वैसे परिभाषित नहीं है, लेकिन जो पहली अनुसूची में जिनको जमानतीय या गैर जमानतीय बता रखा है, अजमानतीय बता रखा है, वे अपराध वही होंगे। ये हुई आपकी 2A की डेफिनेशन, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। 2C कॉग्निजेबल, दीज आर सीरियस ऑफेंसेस इन नेचर। कॉग्निजेबल का मतलब होता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जो होते हैं उनमें ये कहा गया है कि संज्ञेय अपराधों में पुलिस के पास में ये अथॉरिटी होती है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकें, अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो हर मामले में तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, लेकिन किन में, गंभीर प्रकृति की जहां पे अपराध की होती है वहां पे पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकेगा। आपके serious offenses and police officer can arrest without the warrant. And wherever we are talking about cognizable offenses, there is no need of the court to give out any kind of instructions to start the investigation. अन्वेषण करने के लिए मैजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं होती है जहां पे हम संज्ञेय अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर असंज्ञेय है अपराध तो वहां पे इसका उलट क्या हो जाएगा, सबसे पहले वह गंभीर नहीं होगा अपराध, दूसरा पुलिस अधिकारी के पास में गिरफ्तार करने की कोई अधिकारिता होगी नहीं बिना वारंट के, और तीसरा वहां पे अन्वेषण करने के लिए मैजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत है। और ये मैजिस्ट्रेट कौन सा होगा जो आदेश पारित करेगा अन्वेषण करने के लिए, जो संज्ञान 190 में ले सकता है वही मैजिस्ट्रेट वहां पे आदेश देगा अन्वेषण का। किस में, असंज्ञेय में। और ये हुआ आपका संज्ञेय, इसका एग्जैक्ट उल्टा असंज्ञेय हो जाएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि FIR 154 में आपकी फाइल होती है वो सिर्फ संज्ञेय मामलों के लिए होती है, यानी FIR में जब इंफॉर्मेशन रिसीव करी गई है इट इज ओनली इन रिलेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड FIR इज प्रोवाइडेड अंडर 154। एंड देन यू हैव नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जब हम कॉग्निजेबल पढ़ रहे थे तो एक डिफरेंस तो हमने वहीं पे ही देख लिया था, क्या, कॉग्निजेबल में अगर सीरियस है तो नॉन कॉग्निजेबल क्या होगा, लेस सीरियस। कॉग्निजेबल में अगर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है तो नॉन कॉग्निजेबल में क्या होगा, वारंट चाहिए अरेस्ट करने के लिए। कॉग्निजेबल में अगर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, अन्वेषण मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अगर हो सकता है, तो असंज्ञेय में अन्वेषण करने के लिए मैजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत है। In cognizable offenses, no order of magistrate is required, but in non-cognizable offenses, an order by magistrate is required to start the investigation. और ये कहाँ पे है, 2L, definition is 2L. तो इसका पहले वाला cognizable हुआ 2C, non-cognizable हुआ 2L. They are less serious offenses, cannot arrest without warrant, cannot investigate without orders of the magistrate. कम गंभीर, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं होगी और बिना आदेश के अन्वेषण नहीं होगा, और पुलिस अधिकारी बिना वारंट के तलाशी भी नहीं ले सकता। नो सर्च कैन बी डन इन केस ऑफ विदाउट वारंट। किस केस में, हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एक प्रिपेयर की जाती है आपके सेक्शन 155 के बेसिस पे। 154 में FIR हो रही है, 155 में NCR,
यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, असंज्ञेय रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी हमारे असंज्ञेय मामलों के लिए। On the basis of the nature and gravity, they can be classified under following heads. क्या? Bailable, non-bailable, cognizable, non-cognizable, compoundable, non-compoundable. Bailable, non-bailable definition पढ़ी, संज्ञेय असंज्ञेय यानी जमानती अजमानती, संज्ञेय असंज्ञेय, इनके हमने अभी डेफिनेशंस पढ़े। लेकिन ये जो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल है, शमनीय और अशमनीय, ये कौन से अपराध हुए? तो सीआरपीसी में ही आपको सेक्शन नंबर 320 बताता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होंगे। कंपाउंडेबल यानी दोनों पार्टीज जो है वो पक्षकार मिलके उस ऑफेंस का क्या है, थोड़ा सा उसमें आपसी बातचीत करके और उसमें कम सजा का प्रावधान कंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन हर अपराध का नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी लिस्ट होती है कि किन किन अपराधों का कर लिया जाएगा, और वो लिस्ट जो है इसी सेक्शन में प्रोवाइडेड है 320। कंप्लेंट, परिवाद। परिवाद का वैसे अगर चैप्टर देखा जाए तो ये सेक्शन नंबर 200 से 203 तक रन करता है सीआरपीसी में। और जब परिवाद लेके जाया जाता है तो ये एक मैजिस्ट्रेट को किया जाता है। कंप्लेंट इज डन टू अ मैजिस्ट्रेट। अब ये मौखिक हो या लिखित, इट कैन बी ओरल एंड रिटन। और ऐसे परिवाद के मामले में आप चाहते क्या है न्यायालय से? आप वहां पे मजिस्ट्रेट से यह चाहते हैं कि वह इस संहिता के अधीन कोई ऐसा एक्शन ले उस अभियुक्त के खिलाफ, ताकि हम यहाँ पे उसके जो भी विक्टिम था उसको कोई ना कोई हम रिलीफ दिला सकें, उसे न्याय तक पहुंचा सकें वो जो विक्टिम था। इसके लिए हम कंप्लेंट करते हैं। डेफिनेशन देखिए इसकी। अपार्ट फ्रॉम एफआईआर, क्योंकि एफआईआर तो एफआईआर ही होती है जो कि देखा 154 के अंदर, जो कि संज्ञेय मामलों में करी जाती है। कंप्लेंट इज ऑल्सो अ वे ऑफ इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो हम अल्टीमेटली अगर मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट भी कर रहे हैं तो कारण क्या है ये कंप्लेंट करने का, ये परिवाद लाने का कारण क्या है? इस्तगासा जिसे बोलते हैं, अगर वकील इस्तगासा पेश करते हैं, कारण क्या है? वो ये चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट इस संहिता के आधारों पर आगे की कार्यवाही शुरू करें। इसलिए ओरल, रिटन, मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। और हमारा कंप्लेनेंट चाहता क्या है? मजिस्ट्रेट एक्शन ले इस कोर्ट के अकॉर्डिंग। परिवादी यह चाहता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा वहां पे कार्यवाही की जाए, ये जो परिवाद है उसके अंदर। ये कंप्लेंट जो होती है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। 173 में पुलिस रिपोर्ट पेश की जाती है, और ये जो पुलिस रिपोर्ट आती है वो 153 में पहले एफआईआर होगी, मामला संज्ञेय होगा तो इसकी एक इंफॉर्मेशन इत्तला दी जाएगी। इत्तला ये कहां पे रिकॉर्ड करी जाती है? 154 में। 154 में ये इत्तला रिकॉर्ड करने के बाद में मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे आगे फर्दर, जो पुलिस ऑफिसर वो क्या करेंगे, फर्दर स्टेटमेंट्स लेंगे 161 के, फिर 164 के आपके मैजिस्ट्रेट के स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। और फिर ये जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्टली आपकी 173 की एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, और इस 173 की रिपोर्ट को आप कंप्लेंट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो संज्ञेय मामले में है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में न्यायालय जो होगा वो आदेशिका जारी करेगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस होगा। लेकिन पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद हो सकती है? एक तो जब 173 में आपने रिपोर्ट पेश करी वो बिल्कुल परिवाद नहीं हो सकती है, लेकिन इसका एक परंतुक है, और ये कई बार एग्जामिनेशंस जब होते हैं उनमें पूछा भी गया है। अगर वो पुलिस रिपोर्ट एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना बताती है, यानी इट शोज यू दैट सम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज अकर्ड, असंज्ञेय अपराध का घटित होना हमें पता चला ऐसी पुलिस रिपोर्ट से, तब वह पुलिस रिपोर्ट एक परिवाद में परिवर्तित हो जाएगी, जहां पे पुलिस ऑफिसर को हम परिवादी कहेंगे। पुलिस रिपोर्ट इन जनरल 173 की, उसे आप परिवाद नहीं कहते। लेकिन वही पुलिस रिपोर्ट अगर किसी असंज्ञेय मामले का घटित होना पाया जाता है उस पुलिस रिपोर्ट में, तब क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होगी? परिवाद में, कंप्लेंट में कन्वर्ट होगी। और लेटर ऑन जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो वहां पे कंप्लेनेंट भी तो होना चाहिए। तो वो पुलिस ऑफिसर जिसने कंप्लेंट करी थी, जिसने वो रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी, उसे आप कंप्लेनेंट बोलेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें
कि कौन से पुलिस रिपोर्ट्स हैं फिर जिसमें वो परिवाद नहीं माना गया, कंप्लेंट नहीं माना गया। तो 173 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो रिपोर्ट होगी, संज्ञेय मामलों की जो रिपोर्ट होगी, आप उसे परिवाद नहीं कह सकते, लेकिन असंज्ञेय मामलों की जो रिपोर्ट होगी आप उसे परिवाद कह सकते हैं और पुलिस ऑफिसर आपका परिवादी हो जाएगा। इंक्वायरी, इंक्वायरी जो होती है वो मैजिस्ट्रेट द्वारा या कोर्ट द्वारा करी जाती है और पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाती। और ये डेफिनेशन आपकी एग्जामिनेशन में n नंबर ऑफ टाइम्स आई है, चाहे आप जुडिशरी का दें, आप जीएलओ का दें या प्रोसिक्यूटर के लिए आप एग्जामिनेशन कोई भी दें। वहां पे इंक्वायरी ये कहा जाता है केवल मैजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा ही की जाती है, पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं। और यह आपराधिक कार्यवाही के चरणों में से है। ये जांच जो है वो विचारण नहीं होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जांच का। जांच विचारण नहीं होता, जांच होता है वह कारण पता करना कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। और यह आदेश किसके द्वारा जारी किया जाएगा जांच का? या तो न्यायालय या फिर मैजिस्ट्रेट द्वारा, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट। Once the inquiry ends, the trial starts. Hence, we can say that inquiry is not trial. जहां पे इंक्वायरी खत्म होती है आपका ट्रायल शुरू होता है। जांच के खत्म होने पर विचारण शुरू होगा, इसलिए हम जांच को विचारण नहीं कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस है, लेकिन कर कौन रहा है? इसे पुलिस ऑफिसर कर रहा है। अन्वेषण साक्ष्य इकट्ठा करने की प्रक्रिया है जो कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है। और ये जो साक्ष्य इकट्ठे करे हैं वो एक ऐसे मामले में उन्होंने इकट्ठे करे हैं, चाहे वह मामला अगर संज्ञेय है तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच करी अन्वेषण किया गया था, और अगर मामला असंज्ञेय है तो वहां पे मजिस्ट्रेट के आदेशों के बाद अन्वेषण किया गया था। तो इट वुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। इफ द ऑफेंस इज a cognizable one, then in that case the investigating officer, the police officer can proceed with the investigation. But if the offense is non-cognizable one, in that case the police officer has to wait for the orders by the magistrate and then only he can proceed with the investigation. It can be conducted by the police person other than police officer. इसको भी आप ध्यान रखना अगली आपके एग्जामिनेशन के लिए, दैट इट कैन बी। देखो जांच भी दो लोग आए थे हमारे, जांच में दो लोग कौन थे? न्यायालय या मैजिस्ट्रेट, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे भी इंक्वायरी जब आई है, अन्वेषण में भी दो लोग हैं, पुलिस अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति। तो एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। ये हर कोई पर्सन नहीं होगा, लेकिन वो कौन होगा? जिसे मैजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत किया है। तो या तो पुलिस अधिकारी करेगा ऐसी अन्वेषण, या फिर ये संचालित कौन कर सकता है? जो कि मैजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत है, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति। और चैप्टर 12 रिलेट्स टू पुलिस ऑफिसर्स पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अध्याय 12 पूरा आपका अन्वेषण पे ही डिपेंड करता है, जो कि शुरू होता है 154 से और 176 तक। 176 तक ये कंप्लीट चैप्टर आपका देखा गया है वहां पे। While conducting the investigation, the police officer does the following. जब इन्वेस्टिगेशन होती है वहां पे ये काम होते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर की। जब हम कहते हैं कि अन्वेषण चल रहा है मामले का, तो अन्वेषण से आप उसका क्या तात्पर्य निकालेंगे? तो वह मौका मुआयना करेगा, स्पॉट पे जाएगा इन्वेस्टिगेट करने, अरेस्ट करेगा जो भी सस्पेक्ट होंगे, यानी जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, साक्ष्यों के स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। पुलिस अधिकारी द्वारा अगर ये विटनेस के स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं तो ये 161 में है। जो वेपन्स वगैरह यूज हुए थे उन्हें डिस्कवर करा जाएगा, सर्च एंड सीज करा जाएगा। ऐसी कोई भी आर्टिकल्स उससे मिलते हैं तो कपड़ों को छोड़ के, कपड़े उसके पास में छोड़ दिए जाएंगे। तो इस्तेमाल जो भी हथियार थे उनकी जांच करेगी, और संदिग्ध जो वस्तुएं थी उनकी तलाश करके उन्हें जब्त कर लिया गया। ये जो सूची है ये एग्जॉस्टिव नहीं है ये बताने के लिए कि अन्वेषण अधिकारी के पावर्स क्या होंगे, लेकिन इस सूची में इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, बट स्टिल इट इज गिविंग यू द मैक्सिमम वर्क दैट अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ मैटर, व्हाट ऑल पावर्स ही कैन एक्सरसाइज। ऑफेंस टू एंड, देखो
ऑफेंस अगर आपको नहीं याद रहे तो एक चीज याद करो, कोई आपसे पूछे कि ऑफेंस कौन से क्लॉज में है सेक्शन नंबर 2 के, तो ऑफेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ऑफेंस नहीं करना चाहिए। तो 2N ऑफेंस है। इस तरह से आप सेक्शन नंबर 2N जो है वो याद रख सकते हैं। तो ऑफेंस क्या होता है? पहले तो एक्ट और ओमिशन, ऐसा कार्य या किया गया कोई भी लोप अपराध हो सकता है। लेकिन अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका ये दूसरा वाला पार्ट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धारा 20 पशु अत्याचार अधिनियम की, कैटल ट्रेसपास एक्ट का सेक्शन नंबर 20 जो ऑफेंस बताता है वो ऑफेंस है। पुलिस रिपोर्ट 2R। तो पुलिस रिपोर्ट में जब आप ये सिर्फ डेफिनेशन देखते हो, वो बता रहा है कि 173 का क्लॉज 2 पुलिस रिपोर्ट होती है। इन जनरल जो डेफिनेशन है वो ये है। लेकिन 173 का क्लॉज 2 है क्या? पुलिस रिपोर्ट अगर हम इसको समझना चाहें तो इसका मीनिंग क्या होगा पुलिस रिपोर्ट का? तो पुलिस रिपोर्ट जो है ये बनाई जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। लेकिन पुलिस ऑफिसर कब बनाएगा? जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होता है किसी मामले में? अगर संज्ञेय मामला है, संज्ञेय मामले में ही आनी थी पुलिस रिपोर्ट। क्यों संज्ञेय में आनी थी? क्योंकि अगर ये मामला असंज्ञेय होता, अगर ये मामला असंज्ञेय होता तो कंप्लेंट बन जाती ना। कंप्लेंट कब बन जाती? जब ये नॉन कॉग्निजेबल होता। तो नॉन कॉग्निजेबल होते ही कंप्लेंट बन रही है। इसका मतलब अब जो 173 क्लॉज 2 में जो रिपोर्ट बनी है, इट इज इन रिलेशन टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय मामले के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है। और इस रिपोर्ट में जब आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तब बनाई गई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ 154 से, फिर स्टेटमेंट्स पुलिस द्वारा लिए गए 161 में। ब्रॉडली चैप्टर नंबर 12 के जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो बता रही हूं आपको। 154 में मामला शुरू हुआ एफआईआर से, 161 में स्टेटमेंट्स ले लिए गए हैं, फिर 164 में आपके यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो स्टेटमेंट्स, जो कन्फेशंस, यहाँ की कथन और संस्वीकृतियां दोनों ले ली गई। और उसके बाद में आपसे न्यायालय ने वो इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण वहीं खत्म हुआ और फिर आप न्यायालय को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। फिर वो 173 क्लॉज 2 में वो रिपोर्ट आएगी तब। तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। यहां पे सारे फैक्ट्स, यानी 161 में जो पुलिस को मिले थे इन्वेस्टिगेशन में, 164 में जो मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशंस और स्टेटमेंट्स लिए थे, वो सब कुछ इंक्लूड करे जाते हैं। और किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं? मैजिस्ट्रेट को। किस धारा के अंतर्गत? 173 क्लॉज 2 उसके अंडर पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो संज्ञान लेने और केस मैजिस्ट्रेट को जो कॉग्निजेंस ले सकता है, ऐसा मैजिस्ट्रेट जो संज्ञान ले सकता है, ऐसे मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करी गई। और ये सारे तथ्य जिसमें अन्वेषण के दौरान जो एकत्रित करे गए थे वो सब किसका हिस्सा होंगे? वो सब इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। इसको चार्जशीट भी कहा जाता है और कंप्लीशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। चालान भी आप इसे कह सकते हैं कि चालान भरवा दिया गया है। ये सारे स्टेटमेंट्स आपके चार्जशीट के लिए ही यूज हो रहे हैं। जहां पे आपके पास कोई साक्ष्य नहीं हो पाता है जिसमें मामला बन सके, तो फिर वहां पे नो ऑफेंस रिपोर्ट बना दी जाती है। ठीक है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा सशक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा मैजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है। तो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जो होगा वो एम्पावर्ड होगा इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करने के लिए। अब समन केसेस। समन केसेस क्या होते हैं? समन केसेस जब आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन सीआरपीसी की कहती है कि समन मामले वो मामले होते हैं जो वारंट नहीं होते। समन केसेस आर दोज दैट आर नॉट वारंट केसेस। But then to understand what summon cases are, you will have to see what warrant cases is. तो वारंट केस जो होते हैं वो 2x में बता रखे हैं, और वारंट केस वो होते हैं जहां पे LI है, डेथ है और 2 years से अबव अगर कोई पनिशमेंट है तो उसे वारंट कहेंगे। तो बचा क्या हमारे पास में? समन। समन को क्या कहेंगे? जो डेथ से, LI से या पनिशेबल हो वो नहीं हो सकता, और अबव 2 years नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? बिलो
2 years. डेफिनेशन ने यही कहा ना, व्हाट इज नॉट वारंट इज समन. तो इफ दिस इज वारंट तो समन क्या हुआ, बचा हुआ. बचा हुआ क्या था आपका, बिलो 2 years. ठीक है. इट डज नॉट इंक्लूड ऑफेंसेस पनिशेबल मोर देन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट. वाई, क्योंकि अबव 2 होते ही वारंट बन रहा है मामला. एंड दीज ऑफेंसेस इज नॉट सो इलेबोरेटिव. अगर आप इसका ट्रायल करते हैं तो समन मामलों के ट्रायल में वो कहेगा फॉर्मली चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, एक ही सेक्शन में आपको फिर एविडेंसेस वगैरह सब कुछ लेने के लिए बता दिया गया है. तो इस तरह से आपका इसमें ज्यादा विस्तृत इसका विचारण नहीं होता. और वे अपराध इसमें शामिल नहीं है जिसमें सजा 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो. लेकिन इंक्लूड कौन से होंगे, इसमें शामिल कौन से होंगे, जिसमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष से कम का हो. फिर है हमारे पास पीड़ित की डेफिनेशन. ये 2009 के अमेंडमेंट से आई विक्टिम की डेफिनेशन. विक्टिम में क्या होता था, जैसे अगर कोई पर्सन है जिसकी अगर सपोज किसी की डेथ हो गई है किसी क्राइम की वजह से, किसी ने अगर मर्डर कर दिया है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा था, वहां पे विक्टिम पर्सन तो अवेलेबल है नहीं, कॉम्पनसेशन किससे दिया जाए. तो विक्टिम की डेफिनेशन में हमें थोड़ा सा इलैबोरेशन चाहिए था कि उसके पीछे उसके परिवार वाले, क्या उन्हें कॉम्पनसेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ तो ये घटना घटित हुई है. ये जितने भी अपराध होते हैं जो हम आईपीसी में देखते हैं वो एक किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं होते हैं, ये पूरे समाज के विरुद्ध हो रहे होते हैं. तो ऐसी दशा में पीड़ित क्या वो सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है जिसके विरुद्ध ये अपराध कारित किया गया था. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विक्टिम की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी इलैबोरेट करी गई. और इस इलैबोरेशन में विक्टिम में ये इंक्लूड किया गया वो पर्सन तो है जिसको यह हानि हुई है. द पर्सन हु हैज सफर्ड द लॉस ही विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड एज ए विक्टिम. लेकिन एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन है विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल हेयर. पीड़ित में संरक्षक या विधिक वारिस भी आता है. तो वह व्यक्ति जिसको कोई हानि या क्षति कारित हुई है वह तो आएगा, उसके साथ कौन आएगा, संरक्षक या विधिक वारिस. गार्जियन और लीगल हेयर वुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ विक्टिम. सो दीज ऑल डेफिनेशंस आर देयर इन CRPC first page, but section number 2 has much more definitions apart from this also. ये जो आज का सेशन था वो ये सेशन आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन सीआरपीसी से करवाना चाह रहा था, आपको ये समझाने के लिए कि सीआरपीसी शुरू करना आसान है, सीआरपीसी खत्म करना भी आसान है. ये कोई जंग नहीं है, ये एक नॉर्मल सब्जेक्ट है जैसे आप आईपीसी पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह. लेकिन अगर एक बार ये सारे शब्द जो हैं वो समझ में आ जाए तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज वर्ड्स वुड गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग फर्दर व्हाट सीआरपीसी वांट्स टू से. और ये अगर आपके पास में एक पर्सपेक्टिव आ जाता है तो आपके लिए सीआरपीसी आगे समझना बहुत ईजी होगा. तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं. मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ आज के लिए, और फिर हम अगली बार फिर मिलेंगे किसी दूसरे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. थैंक यू.